हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी 6 सेमेस्टर में जो CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर है उसमें जो 2022 में जुलाई में पेपर हुआ था बीएससी 6 सेमेस्टर में, एक आपकी सब्जेक्ट है जो डिजीजेज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर वहाँ पर हो रहे हैं इस समय। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें फिर से आ सकते हैं, आपके रिपीट भी हो सकते हैं, या फिर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे आपको काफ़ी मदद भी मिल सकती है। तो आइए इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आम का काला धब्बा रोग के प्रबंधन में पानी छिड़काव किया जा सकता है। इस रोग को हम ब्लैक टिप ऑफ मैंगो या फिर आम का कोयली रोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो इसके फ्रूट्स होते हैं इसमें मुख्यतः इन्फेक्शन फलों पर दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि आम के जो फल होते हैं वहाँ पर 1-2 महीने बाद जब फ्लावरिंग हो जाती है उसके बाद फलों के ऊपर ब्लैक कलर के डामरी जैसे थोड़ा दबे हुए स्पॉट दिखाई देते हैं, जिसके कारण से फल ख़राब हो जाते हैं मैच्योर होने से पहले ही। तो इसके नियंत्रण के लिए हम बोरेक्स का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आम के गुच्छा रोग की उपयुक्त प्रबंधन विधि है, यानी जो मैंगो मालफॉर्मेशन डिजीज़ होता है इसके नियंत्रण की कौन सी विधि हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, NAA 200 ppm, दूसरा है फ्लेनोफिक्स 200 ppm, तीसरा है कोबाल्ट सल्फेट 1000 ppm। तो यहाँ पर हम इसमें नेफ्थलीन एस्टिक एसिड जो कि मार्केट नेम है प्लेनोफिक्स, इसका छिड़काव कर सकते हैं, साथ ही साथ कोबाल्ट सल्फेट का। तो इसमें उपर्युक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेंचुरिया इनक्वेलिस रोग कारक है। तो जो वेंचुरिया इनक्वेलिस काजल ऑर्गेनिज्म है इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर एप्पल स्कैब, पोटैटो स्कैब, पीच स्कैब या फिर सिट्रस गमोसिस। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एप्पल स्कैब, यानी सेब का जो स्कैब रोग होता है ये इंचोरिया इनक्वेलिस के द्वारा होता है। इसके अलावा जो इसमें पोटैटो स्कैब डिजीज़ है ये भी आपके क्रॉप में दिया गया है, तो इससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पोटैटो स्कैब जो डिजीज़ होता है ये स्ट्रेप्टोमाइसीज इसके बीज से होता है, इसको आप याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोमाइसीज इसके बीज। और जो पीच स्कैब होता है यानी आड़ू का जो स्कैब रोग होता है ये रोग वेंचुरिया कार्पोफाइला से होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो सिट्रस गमोसिस डिजीज़ है ये आपका फाइटोप्थोरा की कुछ स्पीसीजें हैं उनसे होता है। फाइटोप्थोरा जैसे पैरासिटिका हो गया, फाइटोप्थोरा पल्मीओरा हो गया, इसके अलावा फाइटोप्थोरा सिट्रोप्थोरा हो गया, ये सारी स्पीसीज हैं, इनके द्वारा ये रोग हो सकता है। इसके बाद फिर अगला डिजीज़ यहाँ पर दिया गया है, अगला जो ऑप्शन क्वेश्चन है, मटर के गिरोई रोग का कारक है रस्ट ऑफ पी, इसका पैथोजन या फिर काजल एजेंट बताना है। इसमें ऑप्शन है यहाँ पर पक्सीनिया फेबी, यूरोमाइसिस फेबी, मिलामसोरा फेबी या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें जो रस्ट ऑफ पी यानी जो मटर का गिरोई रोग है ये यूरोमाइसिस फेबी नामक कवक से होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अल्टरनेरिया पोरी निम्नलिखित का रोग कारक है। तो अल्टरनेरिया पोरी जो पैथोजन है वो कौन सा डिजीज़ काज करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, प्याज का बैंगनी धब्बा यानी पर्पल ब्लाच ऑफ ओनियन, लहसुन झुलसा या फिर गार्लिक ब्लाइट या फिर हल्दी पर्ण धब्बा, टर्मरिक लीफ स्पॉट या फिर गुलाब पर्ण धब्बा, रोज लीफ स्पॉट। तो जो अल्टरनेरिया पोरी है ये प्याज में लगने वाला एक जो पर्पल ब्लॉच डिजीज़ है जो कि ओनियन की फसल का ये मुख्य रोग होता है, ये अल्टरनेरिया पोरी के द्वारा लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। जो गार्लिक ब्लाइट डिजीज़ है ये आपका स्टेम फाइलियम वेसिकैरियम से लगता है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो टर्मरिक लीफ स्पॉट है जो कि कोलेप्टोट्राइकम कैप्सिकी से लगता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो आपका गुलाब पर्ण धब्बा है इसका जो पैथोजन होता है वो है
डिप्लोकार्बन रोजी, इसके द्वारा ये डिजीज़ काज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है पोडोस्फेरा पेनोसा जो डिजीज़ है ये इसका रोग कारक जीव कौन सा है? तो यहाँ पर डिजीज़ दिए गए हैं कुकुरबिट्स के चूड़िल आस्था का, गुलाब के मृद रोमिल आस्था का, गुलाब के चूड़िल आस्था का, या फिर गुलाब के डाई बैग का। तो ये जो पोडोस्फेरा पेनोसा डिजीज़ है ये आपके गुलाब की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ काज करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा इसमें जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू आप कुकुरबिट्स हैं ये आपका एरिसाइफी सिकोरे सीएरएम से लगता है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपका डाई बैग डिजीज़ है ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है, तो ये आपका डिप्लोडिया रोजेरम से लगता है, तो इसको भी आप इसके पैथोजन को भी याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है गुलाब के डाई बैग रोग की सर्वोत्तम प्रबंधन विधि है, यानी डाई बैग डिजीज़ को कंट्रोल करने का बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन में है कटाई छटाई, या फिर डाईफोल्टान दवा का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर असिस्टेंट वैरायटीज उगा सकते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सर्वोत्तम विधि है, बेस्ट मेथड है, तो इसमें आप सभी विधियों को बेसिकली अपना सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, क्योंकि प्रूनिंग भी कर देंगे तो उससे भी ये कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं और रेसिस्टेंट वैरायटी उगा देते हैं तो उससे ये रोग नहीं होगा। तो इसमें अगर बेस्ट मेथड की बात करें, अगर सिंगल पूछ रहा हो तो यहाँ पर रेसिस्टेंट वैरायटी होगा। अगर ये रेसिस्टेंट वैरायटी उगाएंगे तो वहाँ पर ये रोग आपका नहीं फैलेगा। तो इसमें इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है अगर बेस्ट मेथड की बात करें, यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है मिर्च के लीफ कर्ल रोग का प्रसारण होता है। तो इसमें जो लीफ कर्ल ऑफ चिली है इसके वेक्टर को बताना है कि ये किस प्रकार से एक रोग ग्रसित प्लांट से किसी स्वस्थ प्लांट में फैलता है। तो इसमें एक आपके कीट होता है उनके द्वारा ये रोग फैलता है। तो इसमें ऑप्शन है वाइट फ्लाई एफिड थ्रिप्स लीफ हॉपर। तो ये जो लीफ कर्ल ऑफ चिली है इसका ट्रांसमिशन वाइट फ्लाई से होता है। कभी कभी इसका यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी दे देते हैं, तो साइंटिफिक नेम में इसका होता है बेमेसिया टवेसी। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, अगर बेमेसिया टवेसी है वाइट फ्लाई नहीं है तो वो भी सही होगा, क्योंकि इसका ये साइंटिफिक नेम होता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कुकुरबिट्स के मृद रोमिल आश्रिता रोग का कारक है, यानी कुकुरबिट्स में जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होता है वो किसके द्वारा काज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है पेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस, स्यूडो पेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस, स्क्लेरोस्पोरा क्यूबेंसिस, बेसिडियोफोरा क्यूबेंसिस। तो जो ये कुकुरबिट्स में डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है ये काज किया जाता है स्यूडो पेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कुकुरबिट्स के उकठा का कारण है, यानी जो विल्ट ऑफ कुकुरबिट्स है किसके द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन है फ्यूजेरियम, इरविनिया, ज़ैंथोमोनास या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो कुकुरबिट्स में उकठा रोग है ये फंगस के द्वारा भी लगता है और बैक्टीरिया के द्वारा भी लगता है। तो इसमें बैक्टीरियल विल्ट और फंगल विल्ट 2 प्रकार के डिजीज़ दोनों से देखने को मिलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी इसमें फ्यूजेरियम के द्वारा भी लगता है और इरविनिया के द्वारा भी लगता है। तो इसमें जो फ्यूजेरियम के द्वारा होता है तो उसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पेशलिस मिलोनिस, इसका पूरा नेम है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो इरविनिया है तो इरविनिया ट्रैकीफाइला, इसके द्वारा ये डिजीज़ काज किया जाता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है गन्ने का ग्रासी सूट रोग का कारक है, यानी जो गन्ने में लगने वाला ग्रासी सूट डिजीज़ है किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लेबीबैक्टर ज़ाइली, कैंडिडेटस, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा सैकेराई या फिर वायरस। तो जो ग्रासी सूट डिजीज़ है ये आपका कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है गन्ने का काल्मिकुलस कंड कहलाता है,
तो इसमें जो गन्ने का काल्मिकोलस कंड है ये स्मट या फिर कंड डिजीज़ होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो गन्ने का शीर्ष भाग है वो एक चाबुक या हुक लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ये इसका एक प्रमुख सिम्टम्स अगर आपसे सिम्टम्स में पूछता है, अगर हुक लाइक या फिर चाबुक जैसी संरचना किस डिजीज़ में पाई जाती है, तो वहाँ पर स्मट ऑफ शुगर केन आपका सही होगा, ये याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है स्पोरिसोरियम सिटेमिनियम रोग कारक जीव है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं स्मट ऑफ शुगर केन या फिर विल्ट ऑफ शुगर केन या फिर रस्ट ऑफ टर्मरिक या फिर रोज रस्ट। तो जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो स्पोरिसोरियम सिटेमिनियम है ये आपके फसल में स्मट ऑफ शुगर केन डिजीज़ काज करता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है जीवाणु भोजी है यानी बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है या फिर वायरस है या फिर नेमेटोड्स है या फिर एल्गी है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है एक प्रकार का वायरस यानी विषाणु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है रोबी गलिया उत्सव मनाया जाता है, ये जो रोब गलिया फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन है 25 अक्टूबर, 5 जून, 25 अप्रैल या फिर 16 सितंबर। तो जो रोग गलिया उत्सव है ये जब रस्ट डिजीज़ से संबंधित है, रस्ट डिजीज़ लगता था तो देवता को मनाने के लिए ये रोग गलिया उत्सव मनाया जाता था। तो इसमें ये जो उत्सव है ये आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता था, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्लांट डिजीज़, किताब के लेखक हैं प्लांट डिजीज़ बुक किसने लिखी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन है आर.एस. सिंह, जे.एन. एग्रियोस, आर.पी. सिंह, बेबी मुंडकर। तो जो प्लांट डिजीज़ बुक है ये आर.एस. सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आम के कोयली रोग का कारक है, तो आम के जो कोयली रोग यानी ब्लैक टिप ऑफ मैंगो है इसमें कारण क्या हो सकते हैं, बोरान की कमी ये भी कारण है, या फिर वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन होता है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इनकी अगर वायुमंडल में अधिकता हो जाती है तो उसके कारण भी रोग होता है। इसके अलावा ईंट के भट्ठे का धुआं ये भी कारण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें सभी कारण तीनों कारण यहाँ पर आम के कोयली रोग के लिए जिम्मेदार हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आयरलैंड महामारी का कारण था जो आयरिश फेमीन है, इसके लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आलू का अगेती झुलसा, आलू का पछेती झुलसा, धान का जीवाणुपर्ण झुलसा या फिर धान का भूरा धब्बा। तो जो आयरलैंड महामारी का कारण है ये आपका आलू का पछेती झुलसा रोग है। तो इसमें और भी पॉइंट आप याद रखेंगे, ये जो आयरिश फेमीन आए थे तो ये 1845 में आई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके पैथोजन को भी पूछा जा सकता है, तो इसका पैथोजन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है। इसके बाद जो आपका ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज़ है ये आपके पश्चिम बंगाल में एक बंगाल फेमीन डिजीज़ नाम से संबंधित है, तो वहाँ पर जो आपके धान में ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज़ काज हुआ था, तो इस रोग के कारण भी बंगाल में महामारी फैली थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे, आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसका पैथोजन होगा, और ये 1943 में डिजीज़ ये फैला था, यानी उस समय ये महामारी आई थी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आम के चूड़िल आस्था रोग का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आम की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ लगा हुआ है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है बोर्डियाक्स मिश्रण या जिनेब द्वारा, केराथेन द्वारा या फिर रेडोमिल द्वारा। तो जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव जो दवा है वो है आपका केराथेन, तो इसमें ऑप्शन नंबर केराथेन सी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आलू के पाउडरी स्कैब रोग का कारक है, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जीवाणु, कवक, शैवाल या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये जो
आलू में पाउडरी स्कैब डिजीज लगता है, ये एक कवक के द्वारा लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो आलू में पाउडरी स्कैब डिजीज है ये आपका स्पॉन्गोस्पोरा सबटेरेनिया फार्मा स्पेशलिस्ट सबटेरेनिया से लगता है, तो इसका पैथोजन भी आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकेंद्रित घेरा सहित पीला भूरे धब्बे का लक्षण का कारक है, तो इसमें जो येलोइश ब्राउन स्पॉट सिम्टम्स बनते हैं, कंसेंट्रिक रिंग बनती है, तो ये एक विशिष्ट प्रकार के लक्षण है जो कि किसके द्वारा कॉज किए जाते हैं, किस प्रकार के पैथोजन से इस प्रकार के सिम्टम्स आपकी फसल पर दिखाई देते हैं। तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, फाइटोप्थोरा या पक्सिनिया। तो ये जो कंसेंट्रिक रिंग दिखाई देती हैं अल्टरनेरिया के द्वारा बनती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो फ्यूजेरियम है ये आपके फसलों में विल्ट डिजीज़ काज करता है, और फाइटोप्थोरा है ये इसके द्वारा ब्लाइट डिजीज़ होते हैं। पक्सिनिया के द्वारा आपका रस्ट डिजीज़ होता है, इसमें पास्चूल्स बनते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका आलू के कॉमन स्कैब रोग का कारक है, तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्पॉन्जोस्पोरा या फिर अल्टरनेरिया या फिर जैंथोमोनास। तो ये जो आलू का कॉमन स्कैब डिजीज़ है ये आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस से लगता है, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस से, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, धनिया के स्टेम गाल रोग का कारण है। धनिया में जो स्टेम गाल डिजीज़ होता है किसके द्वारा लगता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रोटोजोआ, प्रोटोमाइसिस, पीथियम, पक्सिनिया। तो ये जो डिजीज़ होता है ये आपके प्रोटोमाइसिस के द्वारा होता है, इसके प्रोटोमाइसिस माइक्रोस्पोरस इसका पैथोजन का नाम है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोर्डियाक्स मिश्रण को खोजा था, यानी जो बोर्डो मिश्रण है इसको किसने खोजा था, तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रियोस्ट, टिलेट, मिलार्डेट या फिर विलियम्स। तो जो बोर्डो मिश्रण होता है इसको खोजा था मिलार्डेट ने, पीए मिलार्डेट ने बनाया था इसको सबसे पहले, बोर्डो यूनिवर्सिटी में ये थे, तो वहीं पर इसको बनाया था। और जो बोर्डियाक्स मिश्रण है इसमें कॉपर सल्फेट को इसमें मिलाया जाता है, और इसमें हम लाइम का प्रयोग करते हैं और वाटर यानी जल का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके विभिन्न सांद्रताओं में बनता है, जैसे 4:4:50 का बनता है, यानी इसमें हम 4 पाउंड या फिर किलोग्राम या फिर 4 कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। इसके अलावा 4 पाउंड या फिर 4 केजी हम ले लेते हैं यहाँ पर चूना, लाइम, और इसमें 50 गैलन या फिर 500 यहाँ पर हम लीटर जल ले लेते हैं। तो उसके घोल को आप इसमें दोनों मिश्रण को घोल बना करके इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये अन्य फार्मूलेशन में भी इसको हम बनाते हैं, जिसमें 5:5:50 हो गया। इसके अलावा 6:6:50 हो गया। इसके अलावा 1:3:50 हो गया। इसके अलावा एक हम और 4:12:50 इन प्रकार के रेशियो में हम इसको बनाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर जो प्रियोस्ट साइंटिस्ट हैं, तो प्रियोस्ट के बारे में भी हम जान लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया था बंट डिजीज़ के कंट्रोल के लिए, जो कि आपके व्हीट में लगता है। तो अगर आपसे कॉपर सल्फेट का प्रयोग किसने सबसे पहले किया, तो ये आपके थे प्रियोस्ट, और इन्होंने बंट ऑफ व्हीट पर प्रयोग किया था। इसके अलावा अगर टिलेट की बात करें तो टिलेट ने बंट डिजीज़ पर एक पेपर प्रकाशित किया था, तो इससे रिलेटेड है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, अंगूर के मृद रोमिल आस्था रोग को प्रथम बार सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है बरगंडी मिश्रण द्वारा, बोर्डियाक्स मिश्रण द्वारा, या फिर चौबटिया पेस्ट द्वारा, या फिर बीटा वैक्स के द्वारा। तो जो अंगूर में मृद रोमिल आस्था रोग है इसको सबसे पहले बोर्डियाक्स मिश्रण के द्वारा सबसे पहले नियंत्रित किया गया था, क्योंकि जो फ्रांस में रोएन नामक शहर है वहाँ पर अंगूर की फसलों पर, अंगूर की जो फसल हैं उन पर, उनसे चोरों को बचाने के लिए हम वहाँ पर
जो व्यक्ति थे वो कॉपर सल्फेट और चूने के घोल का प्रयोग कर देते थे। तो उससे ये देखा कि जहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर अंगूर की फसल में मृद रोमिल आस्था रोग नहीं लग रहा था। तो उसी के द्वारा जो पीए मिलार्डेट थे इन्होंने इससे बोर्डियाक्स मिश्रण को बनाया था। इसके अलावा हम बरगंडी मिश्रण के बारे में जान लेते हैं। तो जो बरगंडी मिश्रण है इसमें कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता और चूने के स्थान पर यहाँ पर इन्होंने सोडियम कार्बोनेट यानी जो वॉशिंग सोडा है इसका प्रयोग किया था और वहाँ पर जल। तो बरगंडी मिश्रण और बोर्डियाक्स मिश्रण में भी आप ध्यान रखेंगे, बरगंडी मिश्रण में चूना प्रयोग किया जाता था लेकिन जो बोर्डियाक्स मिश्रण में चूना प्रयोग किया जाता था, लेकिन जो बरगंडी मिश्रण है वहाँ पर चूने का प्रयोग ना करके वहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट यानी जो वॉशिंग सोडा उसका प्रयोग किया गया था, इसको रिप्लेस कर दिया गया था। इसके अलावा जो चौबटिया पेस्ट है इसमें इसको पूछा जाता है कहाँ पर तैयार किया गया, तो ये जो राजकीय फल अनुसंधान केंद्र चौबटिया है वहाँ पर इसको बनाया गया था। इसको बनाने में हम कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं, इसके अलावा लाल सीसा का, और इसको घोलने के लिए लैनोलिन या फिर कच्ची अलसी का तेल प्रयोग करते हैं। तो इनकी अगर हम मात्रा की बात करें तो 800 ग्राम हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट और 800 ग्राम ही हम लाल सीसा या रेड लेड ले लेते हैं और 1 लीटर हम लैनोलिन या फिर कच्चा अलसी का तेल ले लेते हैं। इनको घोल करके हम चौबटिया पेस्ट बनाते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल में अधिकतम नुकसान पादप रोगों से होता है। तो यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली रोग से फसल है आलू, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, आम के एंथ्रेक नोज रोग का कारण है। तो आम में जो एंथ्रेक नोज डिजीज़ है ये आपका कोलेप्टोट्राइकम से लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर कोलेप्टोट्राइकम ग्लोई स्पोराइड्स के द्वारा ये डिजीज़ काज होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल्विगो कैंडिडा रोग कारक है। एल्विगो कैंडिडा किसका रोग कारक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सफ़ेद गिरोई, सफ़ेद ब्लिस्टर या फिर झूठा गिरोई या फिर उपरोक्त तो सभी। तो ये वाइट रस्ट या फिर वाइट ब्लिस्टर डिजीज़ इसी को बोलते हैं, या फिर फॉल्स रस्ट यानी झूठा गिरोई भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके मैस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, लेकिन जो रस्ट डिजीज़ एक्चुअली में लगते हैं वो आपके बेसिडियोमाइकोटिना से बिलोंग करते हैं, यूरेडिनियल से जो इसका ऑर्डर है वहाँ से लगते हैं। तो ये भी आपको यूरेडिनियल्स भी आप याद रखेंगे, जो ऑर्डर है उससे डिजीज़ आपके रस्ट डिजीज़ काज होते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में गेहूं की काली गिरोई का अल्टरनेटिव होस्ट या फिर एकांतरित परपोसी है। तो ऑप्शन है यहाँ पर थैलिक्ट्रम, बर्बेरी, बैंगन या फिर फैलेरिस माइनर। तो यहाँ पर जो ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है इसका अल्टरनेटिव होस्ट बर्बेरी या और महोगनी प्लांट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर बर्बेरी और महोगनी होता तो यहाँ पर दोनों सही होते, लेकिन बर्बेरी यहाँ पर दिया गया है तो ये आपका सही होगा। इसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में समलैंगिक गिरोई है यानी ऑटोसियस रस्ट के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, गेहूं का काला गिरोई, गेहूं का भूरा गिरोई, अलसी का गिरोई या फिर उपरोक्त तो सभी। तो ये जो डिजीज़ होता है आपका ये डिजीज़ आपका अलसी का गिरोई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि जो ब्लैक रस्ट है और ब्राउन रस्ट है ये सब आपके हेट्रोसियस फंजाई होते हैं। इसमें कई सारे इनके स्पोर पाए जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, सी, रस्ट ऑफ लिंसीड, ये आपका ऑटोसियस रस्ट डिजीज़ है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूजी 99 जो किस्म है, नहीं यूजी 99 संबंधित है, तो ये आपके गेहूं से संबंधित है, गेहूं के किस्म से संबंधित है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, गेहूं के सलथ रोग का कारक बीच में जीवित रहता है, तो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट पैथोजन है। ये जब अधिक ठंडी पड़ती तो कहाँ पर किसे इसमें जीवित पाया जाता है, तो ये डॉर्मेंट माइसीलियम के रूप में जीवित होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद फिर
अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, गन्ने के लाल सड़न रोग को पहले कहते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है रेड स्मट, फॉल्स स्मट, रेड रस्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसको गन्ने के लाल सड़न रोग को सबसे पहले रेड स्मट कहा जाता था। यानी इसको शुरुआत में सबसे पहले वेंट ने, साइंटिस्ट हैं वेंट, इन्होंने 1893 में इस रोग को जावा में सबसे पहले देखा और वहीं से इसका विवरण प्रस्तुत किया था। इसको इन्होंने हेट रूड नॉट कहा था, स्नॉट कहा था, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में रेड स्मट। वहीं से इसके बाद फिर बटलर ने इसको रेड रॉट नाम प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसको सबसे पहले वेंट ने 1893 जावा से इसके विवरण को प्रस्तुत किया और उन्होंने ये नाम दिया था हेट रूड स्नॉट, और इसका इंग्लिश में मतलब होता है रेड स्मट। और जो बटलर हैं, भारत के जो साइंटिस्ट हैं, प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इसको रेड स्मट कहा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, गन्ने का लाल सड़न रोग का कारक है। ऑप्शन है यहाँ पर अल्टरनेरिया, यूरोमाइसिस, एस्टिलेगो या फिर कोलेक्टोट्राइकम। तो ये जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन है ये कोलेक्टोट्राइकम फाल्केटम से लगता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, गेहूँ का सेहू रोग का कारक है और इंग्लिश में यहाँ पर टुंडू डिजीज़ ऑफ व्हीट दिया गया है। तो गेहूँ का सेहू रोग, इसको हम ईयर कोकल डिजीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हिंदी और इंग्लिश वर्जन में अलग दिया गया है। अगर हम इंग्लिश वर्जन को देखें तो यहाँ पर जो टुंडू डिजीज़ है या फिर जो टुंडू डिजीज़ होता है, इसको हम अन्य नाम येलो ईयर रॉट नाम से भी जानते हैं। तो ये जो बेसिकली डिजीज़ होता है ये क्लेबीबैक्टर टिट्टिसाई जो बैक्टीरिया होता है उससे लगता है। तो इसमें इस हिसाब से अगर देखें तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा, बैक्टीरिया के द्वारा। अगर इधर आप गेहूं के सेहू रोग का कारक देखें तो इसमें जो ईयर कोकल डिजीज़ है ये तो मुख्यतः नेमेटोड से लगता है, लेकिन जब ये रोग लगता है तो वहाँ पर उससे पहले अगर जीवाणु या जो बैक्टीरिया के द्वारा, अगर बैक्टीरिया जो क्लेबीबैक्टर टिट्टिसाई है, अगर ये रोग डिजीज़ काज करता है तो उसके साथ ही वहाँ पर गेहूं का सेहू रोग होता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इसमें दोनों बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन भी सही होगा। अगर टुंडू डिजीज़ की बात करें तो ये आपका सिर्फ बैक्टीरिया से लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईयर कोकल रोग का कारक है। ईयर कोकल रोग का कारक इंगुइना टिट्टिसाई है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग का प्रतिवेदित किया गया था। करनाल बंट डिजीज़ सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया? तो इसमें ऑप्शन है कीर्तिकर, बटलर, मित्रा, मुंडकर। तो जो करनाल बंट डिजीज़ है इसको 1931 में करनाल जो कि पंजाब में है वहाँ पर मित्रा ने इसको सबसे पहले देखा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ईयर आप याद रखेंगे 1931 में करनाल जो कि पंजाब में स्थित है वहाँ पर इस रोग को देखा गया। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा 1941 में ये रोग पंजाब में एक किस्म है गेहूँ की C591, इस किस्म पर ये रोग महामारी के रूप में भी उत्पन्न हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कपास के ब्लैक आर्म रोग का कारक है ब्लैक आर्म डिजीज़ ऑफ कॉटन, ये किसके द्वारा काज किया गया? तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर जैंथोमोनास स्पीसीज, स्यूडोमोनास स्पीसीज, इरविनिया स्पीसीज या फिर स्ट्रेप्टोमाइसीज स्पीसीज। तो ये जो डिजीज़ है ये आपका जैंथोमोनास स्पीसीज के द्वारा काज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको अगर ब्लैक आर्म डिजीज़ पूछता है या फिर इसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको हम एंगुलर लीफ स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें कोई भी नाम कॉटन में पूछा जा सकता है। तो इसके तीनों नाम एक ही हैं, ब्लैक आर्म, बैक्टीरियल ब्लाइट या फिर एंगुलर लीफ स्पॉट। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, करनाल बंट से ग्रसित आटे में मछली जैसी गंध का कारण है। तो इसमें जो ट्राई मेथाइल एमाइन होता है इसके कारण ये रोग, इसमें आटे में गंध आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पार्शियल या फिर आंशिक बंट कहा जाता है। तो आंशिक बंट या पार्शियल बंट के नाम से हम करनाल बंट को जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, चने की अवरोधी प्रजाति
है कौन सी, तो जो अवरोधी प्रजाति प्रतिरोधी है किसके प्रति है, तो ये चने की जो अवरोधी प्रजाति ये विल्ट या फिर उकटा के प्रति प्रतिरोधी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फाउंडर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इज, यानी पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है, फादर कौन है। इसमें ऑप्शन है एंटोन डी बेरी, जे ब्यूरिल, इजे बटलर या फिर एडोल्फ मेयर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, एंटोन डी बेरी ये फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या फिर फाउंडर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हैं। इसके अलावा जो टीजे ब्यूरिल हैं, ये आपके पादप जीवाणु रोग, जो कि पहला पादप जीवाणु रोग इन्हों के द्वारा ही खोजा गया था। इन्होंने सबसे पहले इसको बताया था फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, यानी जो सेब और नाशपाती में दगधंगमारी रोग है, क्योंकि इरविनिया एमाइलोवोरा से लगता है, तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया था, तो इसको भी आप याद रखेंगे ब्यूरिल के बारे में भी। इसके अलावा इजे बटलर जो हैं, इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा फादर ऑफ माइकोलॉजी, यानी कवक विज्ञान का पिता, भारत का कवक विज्ञान के पिता के नाम से भी बटलर को जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। इनकी एक बुक है फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट्स, क्योंकि इन्होंने 1918 में लिखी थी, तो इनकी बुक को भी आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर एडोल्फ मेयर के बारे में जान लेते हैं। एडोल्फ मेयर जो थे, इन्होंने सबसे पहले तंबाकू मोज़ेक रोग के बारे में पता लगाया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पादप जीवाणु रोग का सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया था, यानी जो फाइटोबैक्टीरियल डिजीज़ है, अभी हमने बताया टीजे ब्यूरिल के बारे में। इन्होंने ही सबसे पहले जो सेब और नाशपाती में लगने वाली दगधंगमारी या फिर फायर ब्लाइट है, इसको सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, और ये रोग इरविनिया एमाइलोवोरा से लगता है, ये भी फिर से आप याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, एच आकार की स्पोरिडिया विकसित होती हैं। एच आकार की जो स्पोरिडिया किसमें विकसित होती हैं, तो एच आकार की जो स्पोरिडिया है वो बंट डिजीज़ में विकसित होती हैं। इसमें आपका हिल बंट या फिर स्टिकिंग स्मट है, जो कि आपके टिलेसिया कैरीज और टिलेसिया फोइटिडा से लगता है, तो इसमें ये भी आप याद रखेंगे। बंट डिजीज़ में ये इस प्रकार की स्पोरिडिया विकसित होती हैं, जो कि आपका अगर वहाँ पर कौन सा वन डिजीज़ पूछे तो वहाँ पर हिल बंट या फिर स्टिकिंग स्मट, यानी जो दुर्गंधी कंड रोग या फिर इसको हम पहाड़ी बंट रोग के नाम से जानते हैं। पैथोजन अगर पूछता तो आपसे टिलेसिया कैरीज और टिलेसिया फोइटिडा, दो पैथोजन के द्वारा ये डिजीज़ काज किया जाता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, एसर उलस फलनकाय उत्पादित होती हैं। तो एसर उलस जो फलनकाय होती हैं, ये आपके कोलेक्ट्रोटाइकम में बनती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फंजाई एंड प्लांट डिजीज़ पुस्तक को लिखा था। जो फंजाई एंड प्लांट डिजीज़ पुस्तक है, ये आपके बुक लिखी गई थी बीबी मुंदकर के द्वारा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा डॉक्टर केसी मेहता के बारे में जान लीजिए। डॉक्टर जो केसी मेहता, इनको फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिजीज़ इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो आर.एस. सिंह है, इनकी बुक प्लांट डिजीजेस नाम से है, पहले ही क्वेश्चन आपसे बता दिया गया है। इसके अलावा जो आपके बीबी मुंदकर हैं, बीबी मुंदकर फंजाई एंड प्लांट डिजीज़ बुक लिखी। इसके अलावा इन्होंने IARI जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, और वहाँ से इन्होंने एक जर्नल इंडियन फाइटोपैथोलॉजी निकाला। तो इसको भी याद रखेंगे कि इंडियन फाइटोपैथोलॉजी की स्थापना किसने की थी। ये इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल जो सोसाइटी, इसकी स्थापना भी IARI में बीबी मुंदकर ने की। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ से एक जर्नल इंडियन फाइटोपैथोलॉजी निकाला, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिट्टीसाई का कौन सा जो बीजाणु सर्वप्रथम गेहूं में रोग करता है। तो इसमें ऑप्शन में आपका यूरिडोस्पोर पहला सही होगा। इसमें कई प्रकार के स्पोर बनते हैं, तो इसमें जो यूरिडोस्पोर और टेलियोस्पोर हैं, ये आपके गेहूं की फसल पर पाए जाते हैं। पहले यूरिडोस्पोर डिजीज़ काज करता, तो वहाँ पर ब्राउन कलर में
आपको रस्टी टाइप में धब्बे दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर वही धब्बे धीरे धीरे फिर लास्ट में ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं जब वहाँ पर टेलियोस्पोर बन जाते हैं या टेलियोस्पोर बनते हैं तब। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, गेहूं के चूड़िल आस्था रोग का कारक है। तो गेहूं में जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है ये किसके द्वारा काज किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके इरिसाइफिलिनी, एस्ट्रेगोटिसा, इरिसाइफी हॉर्डाई या फिर ब्लूमेरिया ग्रैमनिस। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ब्लूमेरिया ग्रैमनिस। अगर कहीं पर आपको इसका दूसरा पैथोजन है इरिसाइफी ग्रैमनिस वैरायटी टिट्टीसाई, तो वो भी अगर होता है कहीं पर मिलता है तो वो वाला आपका सही होगा। बाकी अगर वो नहीं है तो ब्लूमेरिया ग्रैमनिस भी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। हमने पहले भी बताया है आपको, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है भारत के? तो वो आपके ईजे बटलर हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर माइकोलॉजी भी पूछे तो वहाँ पर भी आपका सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जैवी नियंत्रण के लिए प्रयोग होता है? तो इसमें ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, बैक्टीरियोफेजेस और डेलो वाइब्रियो। तो इसमें इसके अलावा प्रयोग तो सभी, तो इसमें सभी प्रकार के जो जैवीय नियंत्रक होते हैं तो सभी प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ट्राइकोडर्मा, जो कि आपके सॉइल बॉर्न जो डिजीज़ होते हैं मुख्यतः उनके कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है। उससे हम मृदा को भी ट्रीट कर देते हैं और बीजों को भी उपचारित कर लेते हैं। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफेजेस है ये एक प्रकार का वायरस है जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित कर देता है। इसके अलावा जो डेलो विब्रियो है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि ग्राम नेगेटिव ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये भी इसको हम अब बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नींबू के कैंकर रोग का कारक है। तो जो नींबू में सिट्रस कैंकर डिजीज़ है ये आपके जैंथोमोनास के द्वारा लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैंथोमोनास कंपेस्टिस पैथोवर सिट्राई। आप याद रखेंगे, जैंथोमोनास कंपेस्टिस पैथोवर सिट्राई, इसके द्वारा ये डिजीज़ काज होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःबीज जनित रोग है? तो जो इंटरनली सीड बाउंड डिजीज़ है ये आपका सलतखंड या फिर लूज स्मट ऑफ व्हीट है। इसमें जो माइसीलियम डोरमेंट माइसीलियम होती है वो बीज के अंदर पाई जाती है, जो कि अगले वर्ष आप फसलों को बोते हैं तो वहाँ पर भी वहाँ पर ये रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, करनाल बंट रोग का कारक है। तो ये जो करनाल बंट डिजीज़ का कारक है वो आपका नियोसिया इंडिका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके अलावा जो हिल बंट पूछता है या फिर स्टिकिंग या दुर्गंधी स्मट पूछता है तो वहाँ पर टिलेसिया कैरीज और टिलेसिया फोइटिडा होगा। तो ये आपका हिल बंट का है और करनाल बंट का नियोसिया इंडिका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसमें आपके सिलेबस में तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप जीवाणु सर्वप्रथम दर्ज किया गया था? तो हमने पहले बता दिया था कि टीजे ब्यूरिल ने सबसे पहले फायर ब्लाइट या दगधंगमारी रोग को देखा था। तो इसमें एप्पल और नाशपाती, एप्पल एंड पियर में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पक्सिनिया ग्रैमनिस टिट्टीसाई के कौन से बीजाणु बर्बेरी पौधे में रोग करते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बेसिडियोस्पोर ये उत्पन्न करते हैं। तो इसमें ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें जो टेलियोस्पोर और यूड्रोस्पोर आपके व्हीट क्रॉप में डिजीज काज करते हैं। इसमें 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस या परिकल्पना संबंधित है। तो ये जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस जो कि एच.एस. फ्लोर के द्वारा दी गई परिकल्पना है, ये आपके एच.एस. फ्लोर साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे। ये आपके लिनसीड रस्ट पर आधारित है इस डिजीज से संबंधित। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है। तो जो ऑटोक्लेव इक्विपमेंट है इसका प्रयोग हम स्टेरिलाइजेशन के लिए करते हैं। तो इसमें स्टीम के द्वारा हम निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलू के लीफ कर रोग का कारक है। जो पीच लीफ कर डिजीज़ है ये किसके द्वारा फैलता है? तो ये जो पीच लीफ कर डिजीज़ है ये आपका टैफ्रीना के द्वारा फैलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है,
मेटालैक्सिल कवकनाशी प्रभावित। तो जो मेटालैक्सिल कवकनाशी है ये आपके ओमाइसीट्स फंगस के लिए ज़्यादातर प्रभावित है, जैसे पीथियम फाइटोप्थोरा, एल्बिगो, पेरानोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा। इसमें इन प्रकार के पैथोजन के लिए ज़्यादा प्रभावी है। तो इसमें जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है ये आपके ओमाइसीट्स फंगस के द्वारा लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डाउनी मिल्ड्यू आप ग्रेप्स के लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, आम के गुच्छा रोग का कारक है। तो आम का जो गुच्छा रोग का कारक है फ्यूजेरियम के द्वारा लगता है, जिसमें फंगस बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और हो सकता है इससे कुछ यहाँ पर जो आपको ऑप्शन बताए गए हैं उनको अगर याद रख कर लेंगे तो इसमें से आपके कुछ बहुत क्वेश्चन ज़रूर कवर हो जाएंगे। धन्यवाद।